हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय को। इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट डिस्कस किए थे। ये 4th पार्ट है हिंदी का, जो कि आने वाले एग्जाम यूपी पीएससी एई और बीपीएससी एई या फिर यूके पीएससी का जो आने वाला एग्जाम होगा आगे, उसके लिए यूज़फुल होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है ये डिस्कस करते हैं, और क्या क्वेश्चन इसमें से आता है वो भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको इंग्लिश में जरूर पढ़ा होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स कि मूल शब्द के अगर पहले कुछ लगता है ऐड करने के लिए और उससे कुछ मीनिंग मूल शब्द का बदल जाता है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग, और अगर एंड में ऐड करते हैं मेन वर्ड के तो उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो ये बात तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। जैसे कि उपसर्ग के लिए उदाहरण क्या है, जैसे अंत एक मूल शब्द है, अंत मतलब होता है एंड, और उसमें अगर हम अति लगा देंगे तो ये उपसर्ग, मतलब अंत से पहले हमने इसको ऐड किया तो उपसर्ग कहलाएगा। मिलके क्या बनेगा, अत्यंत। सिमिलरली प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो बाद में ऐड हो, जैसे कि इसमें लेन, तो ये मूल शब्द है, और दार, दार इसमें हमने प्रत्यय ऐड कर दिया। अकेले याद रखना, अकेले प्रत्यय और उपसर्ग मतलब अकेले यूज नहीं होते कभी भी, क्योंकि अकेले में इनका मीनिंगलेस होता है। तो हम इसको मूल शब्द के साथ हमेशा ऐड करते हैं, या तो प्रीफिक्स की तरह ऐड करेंगे या फिर सफिक्स की तरह ऐड करेंगे, या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा। मूल शब्द में जुड़ने के बाद इसका मीनिंग बदल जाता है मेन शब्द का। तो जैसे कि हमने अगर लेन में प्लस दार ऐड किया तो ये क्या बन गया, लेनदार। और एक होता है समास। समास में दोनों ही मूल शब्द होते हैं, याद रखिएगा, समास में और उपसर्ग प्रत्यय में यही मेन डिफरेंस है। समास में दोनों ही मूल शब्द होते हैं, दो मूल शब्द बन के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। समास में जैसे कि प्रति और दिन, ये दोनों ही मूल शब्द हैं, क्योंकि अपने आप में ये लोग मीनिंग रखते हैं। प्रति मीन्स भी होता है कि ईच, और दिन मीन्स डे, तो इनका सेपरेट मीनिंग भी है और ऐड करने के बाद भी एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, प्रतिदिन। तो ये है उपसर्ग, प्रत्यय और समास में अंतर। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके उपसर्ग को डिस्कस करते हैं कि उपसर्ग के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में, मैं वो भी बताऊंगा आपको। उपसर्ग जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया कि शब्द के पहले में ऐड होता है और वो मीनिंग चेंज कर देता है। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप्स के क्या हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है कि संस्कृत के उपसर्ग। तो मूलतः 22 ऐसे उपसर्ग हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, और हिंदी के अपने कितने हैं, 13। ठीक है, तो हो सकता है कभी नंबर आ जाए, बट नंबर जनरली पूछा नहीं जाता है एग्जामिनेशन में कि कितने हैं, कौन सा है ये पूछा जाता है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, ये पूछते हैं एग्जामिनेशन में। ये याद रखना है आपको कि इस 22 में से कौन कौन से उपसर्ग है। हिंदी के लिए 13 है, प्लस उर्दू और फारसी के उपसर्ग 19 है, इसी तरह से अंग्रेजी से भी लिए गए हैं, और संस्कृत में जो अव्यय यूज होता है उसको भी हम उपसर्ग के समान हिंदी में यूज करते हैं। अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, पहला कि हर एक उपसर्ग का कौन सा उपसर्ग है वो आपको पता होना चाहिए, प्लस ये भी पूछता है कि इसमें से कौन सा अंग्रेजी के उपसर्ग है, कौन सा उर्दू या फारसी के उपसर्ग है, ये पूछते हैं। तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा हिंदी का उपसर्ग है, कौन सा अंग्रेजी का उपसर्ग है, कौन सा फारसी या उर्दू का उपसर्ग है, या फिर कौन सा संस्कृत से उपसर्ग लिया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं। संस्कृत से ये सब लिए गए, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, ये सब जो है हमने पहले जो डिस्कस किया था कि संस्कृत के 22 हैं, ये 22 के 22 आपको याद करने हैं, ये आपको रट लेना है अच्छी तरह से कि ये सब क्या है, उपसर्ग है किसके, संस्कृत के। ये जरूरी नहीं कि ये पूछा जाए कि ये संस्कृत के हैं या हिंदी के हैं या इंग्लिश के हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अगर आपने उपसर्ग याद कर रखा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि ये उपसर्ग क्या है। आप इसका अर्थ चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। शब्द आपको पता है, शब्द देख के आप आराम से बना सकते हो। अति, अधिक, अधि, अधिकार बनता है, अनु से अनुचर बनता है, अप से अपयश बनता है, अभि से अभिमान बनता है, अव से अवगुण बनता है। ये सब इसके उदाहरण है, बट आपको ये जरूर याद होना चाहिए, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी शब्द के उपसर्ग जैसे कि ये सब है, अ, अन, क, कु। अब आपसे पूछ देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये अ उपसर्ग भी हो सकता है। तो जैसे कि अभाव, इसका मीन्स अ मीन्स क्या होता है, जहाँ पे भी अ उपसर्ग लगा उसका मीन्स होता है अभाव या फिर निषेध। जैसे कि अछूता, तो ये छूता मीन्स इसका अलग है मीनिंग, लेकिन अ लग गया तो इसका मीनिंग हो गया कि छूता का अभाव है। अथाह मतलब था, मतलब एक जस्ट अपोजिट मीनिंग दे रहा है। था मीन्स जिसकी हम डेप्थ माप सकते हैं, लेकिन अथाह मीन्स जिसका डेप्थ नहीं माप सकते हैं। अटल में अ लग जाने की वजह से क्या होता है, इसका मीनिंग ही जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए कि इसमें से कौन सा प्रीफिक्स लगा हुआ है और ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये है हिंदी के उपसर्ग जो कि 13 है। ठीक है, इंग्लिश संस्कृत वाले 22 है और हिंदी के
13 है। नेक्स्ट है अरबी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अंग्रेजी से आया है और कौन सा अरबी से या फिर उर्दू से आया है। तो अल, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, फी, व, बा, बंद, बर, खेल, खिल, खिला, ला, सर, हम, हर, ये क्या है? अरबी भाषा का या फिर उर्दू भाषा का उपसर्ग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछ देते हैं क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा फॉरेन लैंग्वेज में से अरबी भाषा का है उपसर्ग, आप बताइए। तो ये आपको ये याद होने चाहिए। ये टोटल कितने हैं? 19 है, ठीक है, ये 19 है। बाकी इसके उदाहरण भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अल से क्या बनता है? अलबत्ता। कम से क्या बनता है? कमजोर। तो जोर तो ठीक था, बट इसमें प्रीफिक्स हमने कम ऐड किया है, तो कम किससे आया है? अरबी भाषा का है। तो ये कम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अरबी भाषा का उपसर्ग है, हिंदी या संस्कृत का नहीं है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि कौन से का मतलब कौन से जो उपसर्ग है वो कहाँ से आए हुए हैं। सिमिलरली अंग्रेजी में क्या होता है? जैसे सब, हम बोलते नहीं है कि सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये सब हो गया सब। प्लस डिप्टी, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये सब अंग्रेजी से आए हुए हैं। वाइस, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइसराय, ये सब अंग्रेजी के हैं। जर्नल, जनरल, प्लस चीफ, प्लस हेड, ये सब आए हुए हैं अंग्रेजी से। तो वैसे तो अंग्रेजी का कम है, तो आपको याद हो जाएगा आसानी से। लास्टली जो संस्कृत के अव्यय है, अव्यय उसको जब उपसर्ग के रूप में यूज करते हैं वो भी कुछ है, जैसे कि अधः, अंतः, अह, चिर, पुनर, वहिर, सत, सत, पुरा, सम और सह, ये कुछ ऐसे हैं जो संस्कृत में अव्यय की तरह यूज होते हैं, लेकिन हिंदी में उसको हम उपसर्ग की तरह यूज करते हैं। तो ये उदाहरण है, आपको इसमें से सिर्फ नाम ही याद करना है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि किस कैटेगरी में कौन सा आता है। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग समझ जाओगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है याद करना और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिमिलरली हम प्रत्यय के बारे में देखते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जैसे कि हमने देखा उपसर्ग पहले ऐड होता है तो प्रत्यय बाद में ऐड होता है, बस इसमें इतना ही फर्क है। लेकिन इंडिविजुअली प्रत्यय या फिर उपसर्ग का कोई मीनिंग नहीं होता, जब तक वो मूल शब्द के साथ जुड़े नहीं तब तक वो मीनिंगलेस रहता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। बेसिकली इसके दो टाइप है, एक है कृत, कृत एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो एक कृत प्रत्यय है और एक तद्धित प्रत्यय है। कृत प्रत्यय क्या बोलता है? जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृत प्लस अंत कृदंत कहते हैं। मतलब कृत से जो शब्द बनता है लास्ट में उसे कृदंत कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कृदंत क्या है, जैसे कि सज प्लस आवट, तो सजावट जो बनता है तो सज तो मूल शब्द हो गया और आवट क्या है? कृत प्रत्यय है। तो प्रत्यय के यहाँ पे आपसे क्लासिफिकेशन पूछ सकता है कि कौन सा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो आवट जैसे हो गया, ये आवट एक कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय का यही है कि जो कृत प्रत्यय से बेसिकली जो जिसमें हम ऐड कर रहे हैं लास्ट में, तो आपको पहले तो प्रीफिक्स और सफिक्स का पता होना चाहिए कि कौन सा उपसर्ग है, किसमें उपसर्ग लगा हुआ है, किसमें प्रत्यय है। तो अगर यदि आप मूल शब्द को ही नहीं पहचानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि उपसर्ग है इसमें या प्रत्यय है, या फिर एक प्रत्यय है या फिर दो प्रत्यय है, या फिर एक उपसर्ग है दो उपसर्ग है, या फिर दोनों ही जुड़े हुए हैं। उपसर्ग भी है किसी मूल शब्द में और प्रत्यय भी हो सकता है किसी एक शब्द में। तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो आपको पहले तो मूल शब्द को पता होना चाहिए कि मूल शब्द इसमें कौन सा है, ताकि हम उपसर्ग और प्रत्यय को पहचान सकें। तो ये तो समझ गए आप कि जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप यानी रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं लास्ट में, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। हमने डिस्कस कर लिया कृत प्रत्यय का हो गया, जैसे कि लिख प्लस अक लेखक, तो इसमें अक जो हो गया यहाँ पे कृत प्रत्यय हो गया। यहाँ पे अक एक कृत प्रत्यय है यह, तथा लेखक एक कृदंत शब्द है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मूल शब्द को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कृदंत कहा जाता है। दूसरा टाइप है हमने डिस्कस किया अभी, उसको डिस्कस करते हैं। कौन सा? तदंती प्रत्यय। कह रहा है कि जो प्रत्यय ये प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण या अव्यय में जुड़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? जो पहला था कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय मतलब वर्ब में लग रहा था, क्रिया में लग रहा था। मतलब किस में लग रहा था? वो मेन रूट वर्ड में लग रहा था, मूल शब्द में लग रहा था ऐड होने के बाद। लेकिन जो ये तदंती प्रत्यय है ये
मूल शब्द में नहीं लग के किसी और में लगता है, यानी कि क्रिया के मूल रूप यानी धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में, जैसे कि संज्ञा में लग जाए, सर्वनाम में लग जाए, विशेषण में लग जाए, जुड़ते हैं, तदंती प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तदंती प्रत्यय से बने शब्द तदिन्तात शब्द कहलाते हैं, जैसे कि सेठ प्लस आनी, सेठानी। यहाँ आनी तदंती प्रत्यय है तथा सेठानी तदंती तात शब्द है। ठीक है, ठीक है। तो ये था दोनों क्लासिफिकेशन। अब इसमें मूल अंतर क्या है और मतलब सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंट क्या है। तो इस प्रकार कृत और तदंती प्रत्यय के मूल अंतर यह है कि कृत प्रत्यय धातुओं में लगता है, मतलब कृत प्रत्यय जो है किस में लगता है, रूट वर्ड में, जबकि तदंती प्रत्यय धातु भिन्न शब्दों में लगते हैं, मतलब जैसे कि संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में या अव्यय में लगता है। दोनों में समानता क्या है, ये दोनों प्रकार के प्रत्ययों से बनने वाले शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। जो लास्ट में हमें वर्ड मिलेगा कंबाइन होने के बाद वो या तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा, मतलब या तो विशेषता शो कर रहा होगा या फिर नाम शो कर रहा होगा, संज्ञा कहलाएगा। हिंदी में प्रायः सभी कृत और तदंती प्रत्यय संस्कृत के कृत एवं तदंती प्रत्यय से ही विकसित हुए हैं, मतलब मोस्टली जो प्रत्यय है वो संस्कृत से ही लिए गए। इसमें विदेश का भी है सम्मिलित, बट मोस्टली संस्कृत वाले ही है। जैसे हिंदी के कृत प्रत्यय, ये सब उदाहरण है, जैसे कि अक्कड़, अंत, अंतु, आ, आई, आउ, आक, आका, आन, आप, आव, आवट, ये सब हिंदी के प्रत्यय हैं। इसके मिलने से ये सब बनता है। ठीक है, ये बनता है, ये उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। आपको इसमें से एक बार खाली प्रैक्टिस करनी है, सबको एक बार याद कर लेना है। हिंदी के तदंती प्रत्यय, ये किसका था उदाहरण, कृत प्रत्यय का उदाहरण था। ठीक है, जो कि मूल शब्द में ऐड होते हैं डायरेक्टली, और ये है तदंती प्रत्यय के उदाहरण। अब देखोगे जब एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे हम, तो आप खुद ही समझ जाओगे ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, किससे इसी में से क्वेश्चंस आते हैं। कोई नया कुछ भी नया ऐसा नहीं बन जाता है जहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें सिर्फ उदाहरण ही पूछे जाते हैं कि इसमें से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको बताना होता है टाइप्स कि कृत प्रत्यय है या फिर तदंती प्रत्यय लगा हुआ है। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आप उस समय नहीं बता सकते कि ये कृत प्रत्यय के अंदर आता है या फिर तदंती प्रत्यय के अंदर आता है, क्योंकि प्रत्यय मतलब सफिक्स तो ठीक है, बट सफिक्स के भी दो टाइप्स है, कृत है और तदंती है। तो कौन से टाइप में आता है, तद्धित है, तो ये आपको उस समय पता होना चाहिए। तो ये है तद्धित प्रत्यय के टाइप्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जितना आप याद कर सको उतना अच्छा है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रत्ययों के पूर्वोक्त वर्गीकरण को कई भाषाविद उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों रूपों में आते हैं, अर्थात धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, या तो वो संज्ञा में भी जुड़ सकता है, प्लस क्रिया में तो जुड़ ही सकता है। तो क्रिया में अगर जुड़ रहा है तो कृत प्रत्यय है, अदरवाइज पद्धित प्रत्यय कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है इतिहास या स्रोत के आधार पर हिंदी प्रत्ययों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। तो प्रत्यय के भी, सफिक्स के भी 4 क्लासिफिकेशन है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम मीन्स जो संस्कृत से प्रत्यय लिया गया उसको तत्सम कहते हैं, जो हिंदी में डेवलप हुआ है उसको तद्भव कहते हैं। देशज मीन्स जो हमारे कंट्री में लोकल लैंग्वेज में डेवलप हुआ है उसको बोलते हैं देशज प्रत्यय, और जो विदेश से लिया गया, किसी फॉरेन कंट्री के लैंग्वेज से लिया गया उसको बोलते हैं विदेशज प्रत्यय। उदाहरण आपको याद रखना है यहाँ पे। तत्सम के जैसे कि संस्कृत वाले हैं वो ये है, आ, आनी, आलू, ईत, इमा, इक, कौ, कार और जौ। ये है कुछ उदाहरण स्वरूप। इस तरह से बहुत सारे हैं, आप इसमें से जितने याद कर लो उतना अच्छा है। सिमिलरली तद्भव जो हिंदी में डेवलप हुए हैं, जैसे कि अगड़, अंतु, अंत, आंध, आ, आई, आउ, आप, ये सब कुछ उदाहरण है जो कि तद्भव है, मतलब हिंदी से ही डेवलप हुए हैं। प्लस नेक्स्ट है देशज, जो हम हिंदी से डेवलप नहीं हुए, किसी लोकल लैंग्वेज से डेवलप हुआ है। जैसे कि अक्कड़, तो ये घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, तो ये हिंदी से डेवलप नहीं हुए, किसी लोकल लैंग्वेज में बोलने की वजह से डेवलप हुए और लास्टली उसको हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब देशज प्रत्यय कहलाता है। अड़, आख, आटा, ईयल, जैसे अड़ियल बोलते हैं तो अड़ी प्लस ईयल तो अड़ियल बन जाता है। तो अड़ियल जो है ये देशज है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अड़ियल में बताओ कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन दे देगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, कौन सा प्रत्यय है इसमें से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि देशज में आता है, तो इसीलिए आपको सिर्फ ये नाम याद होना चाहिए। ईयल से क्या बनता है, अड़ियल।
तो अगर आपको ये नाम याद है तो आप इजीली बता सकते हैं। सिमिलरली विदेशी में कौन कौन से हैं, अरबी से कौन सा आया है, इंग्लिश से कौन सा आया है, वो भी पता होना चाहिए। तो अरबी भाषा से आ, आना, आनी, ईयत, कार, इसके उदाहरण भी आप साथ साथ देखते चलो ताकि आपको याद हो जाए। आ से क्या बनता है, सफ़ेदा, सफ़ेद और सफ़ेदा। आ से दूसरा बनता है खराबा। आना से ये भाववाचक विशेषणवाचक है, जैसे कि जुर्माना, तो जुर्मान से जुर्माना, दस्तान से दस्ताना, मर्द से मर्दाना, तो ये सब कहाँ से आया हुआ, अरबी भाषा से। सिमिलरली कार है, काश्तकार, दस्तकार, सलाहकार, पेशकार, तो ये सब कार जुड़ा हुआ है, ये सब सफिक्स है और ये सब कहाँ से आया है, अरबी भाषा का है। ये आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन याद रखना है। अंग्रेजी से कौन कौन सा आया हुआ है, जैसे कि इज्म, कम्युनिज्म, बुद्धिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, ये सब किससे आया हुआ है, अंग्रेजी से। सिमिलरली ईस्ट, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, तो ये सब सोशलिस्ट, ये सब अंग्रेजी भाषा के पढ़ते हैं। तो बहुत कम है, जितना आप याद कर सकते हो उतना याद करो, उतना अच्छा है। और ये याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अगर 2-3 बार पढ़ लेते हो तो भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषा से हम सभी जुड़े हुए हैं रूट तक। तो आप अगर 1-2 बार पढ़ लेते हो तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। ये था उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा अपने आप इंपॉर्टेंस चैप्टर्स का। याद रखिए, ये हिंदी भाषा को आप नहीं छोड़ सकते, चाहे आप बीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हो तब भी और यूपीपीएससी की तैयारी करो तब भी, ये दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी की तैयारी करोगे तो उसमें तो ये मार्क्स ही डायरेक्टली ऐड होंगे, 75 मार्क्स। और हम सब जानते हैं कि सिविल में आप जितने भी मार्क्स ले आओ, जब तक आप जीएस और हिंदी नहीं करोगे तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको ये मार्क्स इसमें से लाने ही पड़ेंगे। और अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, तब भी आपको पता है कि इसके बिना आप क्वालिफाई ही नहीं कर सकते, ये क्वालिफाइंग पेपर है, तब भी आपको 30 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सभी इंजीनियर्स के लिए। तो थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।